अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 सेज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लैम्डा मैक्स मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज कॉल्ड। अब ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को अगर हमें याद होती है तो ये आपके पास एक्चुअली है वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को जरा सा समझ लेते हैं कि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपके पास किस बारे में बात करता है। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इस बारे में बात करता है कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलनी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशंस निकलनी है, फॉर एग्जांपल एक मैक्सिमम एनर्जी की रेडिएशन है, उसका एक सर्टेन वेवलेंथ होगी, क्योंकि हर रेडिएशन आपके पास एक एक्चुअल वेव है जिसकी कोई ना कोई सर्टेन हमारे पास वेवलेंथ होती है। तो वो वेवलेंथ जो कि एक सर्टेन एनर्जी पे हमारे पास एमिट हो रही होगी, अगर वो सर्टेन एनर्जी पे जो वेवलेंथ हमारे पास एमिट हो रही है एक ब्लैक बॉडी से, वो सर्टेन एनर्जी पे जो वेवलेंथ हमारे पास एमिट हो रही है एक ब्लैक बॉडी से, वो किसी सर्टेन टेम्परेचर पे भी है, ठीक है। अगर इस ब्लैक बॉडी को आप ऐसे ही उठा के रहने दें और इसका टेम्परेचर चेंज कर दें, टी से उठा के टी डैश कर दें, तो वो जो वेवलेंथ है उसी सर्टेन एनर्जी के ऊपर, उसी कंप्लीट एनर्जी के ऊपर वो चेंज हो जाएगी, आपके पास वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाने लग जाएगी। तो आपके पास द वेवलेंथ एट विच emission of a black body is maximum, ये वेवलेंथ जो है, ये वेवलेंथ आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि भाई शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है, तो आपके पास ये वेवलेंथ हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो आपके पास केल्विन स्केल के अंदर टेम्परेचर होगा उस ब्लैक बॉडी का, उसके साथ हमारे पास ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनती है कि भाई मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर प्रोपोर्शन हटाएंगे, कांस्टेंट लगेगा, टेम्परेचर वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दैट्स व्हाई द अबव स्टेटमेंट इज ऑफ वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है जी। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहले तो ये याद करते हैं कि क्वांटम थ्योरी ने हमें सिखाया क्या है। क्वांटम थ्योरी ने हम लोगों को ये सिखाया है कि भाई जितनी भी वेव्स हैं आपके पास, जितनी भी वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, तमाम वेव्स जो हैं वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैरी करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आ रही हैं। तो वेव के अंदर आपके पास ऐसा क्या है कि जो वो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाता है, वो एनर्जी क्या आपके पास हर जगह पे सेम होती है, हर जगह पे अलग अलग होती है, वो एनर्जी किस तरह से ट्रेवल कर रही है। तो एक थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें उसने एक बात हमसे बताई गई, उसने ये बात हमें बताई कि आपके पास जो वेव है ना, या जो एनर्जी है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो ट्रांसफर हो रही है, वो आपके पास छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, वो हमारे पास छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, और हर पैकेट की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट का मतलब वो आपके पास कांस्टेंट है, और वो किस पे डिपेंड करेगी, वो जिस वेव के अंदर ये पैकेट्स आपके पास ट्रेवल कर रहे हैं, वो जो एनर्जी लेके जा रही है वेव, उस वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी एक्चुअली आपके पास। ठीक है, वो जो है हमारे पास वो किस पे डिपेंड करेगी, उस वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपके पास उस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। अच्छा जी, तो उस वेव का जो फॉर्मूला भी हमारे पास लिखा जाता है, वो फॉर्मूला क्या लिखा जाता है हमारे पास, NH न्यू, जिसमें आपके पास E इज द एनर्जी ऑफ अ क्वांटम, ठीक है, और फोटोन, एंड N इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ओवर देयर। H क्या होता है हमारे पास, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जबकि न्यू जो यहाँ पे मैंने बनाया है टेढ़ा वाला V, ये होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास समझने की सिंपली बात क्या है, क्वांटम थ्योरी क्या कहती है आपके पास, कि आपके पास जो एनर्जी किसी भी सोर्स से एमिट हो रही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो एक्चुअली क्या एमिट कर रहा है, वो अपने अंदर से छोटे छोटे से एनर्जी के पैकेट्स एमिट कर रहा है, या कोई भी बॉडी जो उसको एब्जॉर्ब कर रही है, वो क्या कर रही है, वो छोटे छोटे से पैकेट्स एब्जॉर्ब कर रही है। अब जरा ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ए, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस वेव, नहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट छोटे 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 पैकेट्स जा रहे हैं। बी क्या कह रहे हैं, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट पैकेट्स। हाँ जी, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बी, हमें नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है आपके पास। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे हैं द यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर इज। अब ये एब्जॉर्प्टिव पावर हमारे पास क्या है, पहले तो इसके बारे में समझ लेते हैं। थोड़ा सा नाम के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई आ रही है कि एब्जॉर्ब करने की पावर। अब ये जो एब्जॉर्ब करने की पावर है, इसको फाइंड आउट करने का जो रिलेशनशिप है आपके पास, वो क्या है, वो है हमारे पास अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, यानी कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट
कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रहा है, कब, जब आप उसको रेडिएशन दे रहे हो। यानी कि आसान जुबान में हमारे पास, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, मैंने चूल्हे पे पतीला रखा और उस नीचे से चूल्हा तेज आंच पे खोल दिया। अब चूल्हे से जो रेडिएशंस निकल के जा रही हैं पतीले तक, जितनी रेडिएशंस चूल्हे से निकल रही हैं वो सारी की सारी पतीले पे नहीं जा रही, कहीं ना कहीं जाया भी हो रही हैं। तो पतीला कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट वुड बी इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर। अब ये जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, किसके बरक्स, जितनी हमने उसको दी। ठीक है, तो आपके पास इसके रेशो को हम लोग क्या कहते हैं, आपके पास इसके रेशो को कहते हैं एब्सॉर्प्टिव पावर, कि कितनी एब्जॉर्ब करने की पावर है। तो आपके पास इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सिमिलर क्वांटिटीज हैं। जब सिमिलर क्वांटिटीज का रेशो निकाला जाता है तो वो डायमेंशन लेस होती हैं, यूनिट लेस होती हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं होता, उनका कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली डी। इस क्वेश्चन के टॉपिक को जज करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट रेडिएशन। देखो हीट रेडिएशन की सबसे अच्छी जो एब्जॉर्बिंग क्वालिटी होती है वो होती है द कलर ब्लैक में। ये आपने सुना भी होगा, अक्सर कहा भी जाता है हमारे घरों पे भी कि गर्मियों में ज्यादा काला पहन के बाहर ना जाया करो, ज्यादा गर्मी लगे, क्योंकि ब्लैक इज एक्चुअली व्हाट, अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब वो ज्यादा से ज्यादा रेडिएशंस क्या कर सकता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। सिमिलरली वो एक परफेक्ट एमिटर भी हो जाता है इसी तरह से। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो वेरी इजी वन, यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्लैक जैकेट भी, क्योंकि बाकी सारे जो है आपके पास वो प्रॉपरली ब्लैक कलर के अलावा मौजूद हैं ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, कह रहे हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट गिवन टेम्परेचर इज। किसी भी ब्लैक बॉडी का जो आपके पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे कैसी दी जाती है। देखो अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन अ ब्लैक बॉडी, इससे रिलेट करता है जो लॉ, वो लॉ हमारे पास कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। आपके पास स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वो ये कहता है कि जो एनर्जी रेडिएट कर रही है एक ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है एक ब्लैक बॉडी से पर यूनिट एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो सिंपल है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी हमारे पास पर यूनिट एरिया वहां से इमिट होने वाली है। ख्याल ये रखना, यहाँ पे जो ई है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया। अच्छा जी, तो अब यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। तो आप ढूंढ लो ऑप्शंस। यहाँ पे सबसे पहले ये ऑप्शन आपके पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहे हैं द वेवलेंथ फॉर विच एनर्जी इज मैक्सिमम इज, वो वेवलेंथ जिस पे एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है वो कौन सी होती है। अब यहाँ ना सबसे बड़ा एक तजाद है। वो तजाद क्या, एक लॉ है जो कि हमारे पास वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वो लॉ ये कहता है कि भाई एक ब्लैक बॉडी उठाओ, उस ब्लैक बॉडी को रख दो, उस ब्लैक बॉडी के अंदर जो आपके पास एनर्जी होगी, जो उसमें से एनर्जी रेडिएट हो रही होगी, वो एनर्जी अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ब्लैक बॉडी में से रेडिएट हो रही है तो वो ऑब्वियस सी बात है वेव्स की फॉर्म में रेडिएट हो रही है, रेडिएशंस हैं, उस वेव की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ भी होगी। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल इस ब्लैक बॉडी को मैंने किसी सर्टेन टेम्परेचर पे रखा हुआ था। अब अगर इसी ब्लैक बॉडी को उठा के मैं एक उससे बड़े टेम्परेचर पे रख देता हूँ, ठीक है जी, तो उससे बड़े टेम्परेचर पे फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, अब उसी एनर्जी की जो वेवलेंथ निकल ली होगी, उसकी उसी एनर्जी की जो वेव निकल ली होगी, उसकी वेवलेंथ पहले के मुकाबले में छोटी हो चुकी होगी। जिसका मतलब हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर साइड की तरफ हमारे पास जा रही होती है, जो पीक वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर साइड की तरफ जा रही होती है। यानी कि आप फिक्स नहीं कह सकते कि यार कितनी वेवलेंथ निकलने वाली है फला एनर्जी की, क्योंकि हर एनर्जी की हर टेम्परेचर के ऊपर आपके पास एक अलग अलग वेवलेंथ रेडिएट हो रही होगी, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि वेवलेंथ फॉर विच एनर्जी इज मैक्सिमम इज नॉन यूनिफॉर्म, हर टेम्परेचर पे वो डिपेंड करती है। या फिर ज्यादा बेहतर क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा होता है डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो भाई हम बोलते हैं कि हाँ कि भाई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर ये चेंज हो रही है तो हमारे पास हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू डिफरेंट आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन जिस टॉपिक का है वो मुझे जज करने से पता लगता है कि भाई यहाँ पे चूंकि एक यूनिट वेक्टर गिवन है और उन यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस करने को कहा जा रहा है, क्रॉस करने को जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन के अंदर चले जाएगा ज़मरे में। क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा सा उसके बारे में बात कर लें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यूज हैं आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 4k, और मेरे पास एक और वेक्टर है बी जिसकी वैल्यूज हमारे पास है लेट्स से i माइनस 2j प्लस के। ये मैंने रैंडमली वैल्यू जनरेट करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपके पास पर्टिकुलर वेक्टर है। और इसमें अगर मुझसे कहा जाए कि भाई इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ तो उसका तरीका क्या है। सबसे पहले कॉलम में तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली रो में सॉरी हम लिख देते हैं यूनिट वेक्टर्स तीनों आई जे के। दूसरी रो में आता है पहला वेक्टर, पहला वेक्टर कौन है ए के कोफिशिएंट्स उतार के लिख दो 2, जे के नीचे जे और के नीचे के का कोफिशिएंट, ठीक है। फिर बी के कोफिशिएंट्स उतार के लिख दें, इसका है 1, अगले का है हमारे पास -2 एंड देन 1 अगेन। इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या निकलने वाला है। अब जरा सवाल में आओ, सवाल में कह रहे हैं ए जो वेक्टर है उसकी वैल्यू है सिर्फ ए आई, ना जे में ना के में, कुछ है ही नहीं। बी जो वेक्टर है उसकी वैल्यू है हमारे पास सिंपली बी जे। तो अगर मैं इस टर्मिनोलॉजी को लेकर सॉल्व करना इसको स्टार्ट करता हूं तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाता है आपके पास किसके, पहली कॉलम में कौन आ गया, सॉरी पहले रो में कौन आ गया, आई जे के। देन आपके पास आएगा पहला वेक्टर ए है, ए की वैल्यूज क्या है ए, जे की कोई वैल्यू नहीं है, के की कोई वैल्यू नहीं है। सिमिलरली बी वेक्टर में आ जाओ, आई की कोई वैल्यू नहीं है, जे की जगह कौन आ जाएगा बी एंड देन हमारे पास 0। अगर मैं इस मैट्रिक्स को ओपन करूं तो ये मैट्रिक्स ओपन होकर बनेगा आपके पास ए आई के साथ हमारे पास आ जाएंगे 0 बी 0 0, ठीक है, जो कि खत्म हो जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद। देन आ जाएगा माइनस जे के साथ आपके पास जो चीजें बचेंगी वो हो जाएंगी, आप इसके जे का कॉलम खा जाए, जे की रो खा जाओ, बचेगा हमारे पास a0 देन अगेन 0 0 प्लस के आ जाएगा आपके पास। के साथ क्या करना है, फिर वही काम, इसका कॉलम खा जाओ, इसकी रो खा जाओ, बचेगा हमारे पास a0 एंड देन 0 b, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है अगर हम लोग तो 0 0 से 0 b0 से 0 0 आए हो गया यहाँ पे, ठीक है। जे के साथ भी 0 आ गया, ठीक है, बट के साथ ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए बी माइनस 0 बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा ए बी इंटू के। तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ए बी इंटू के। ये एक तरीका है आपके पास इसका आंसर निकालने का। एक और तरीका क्या है, अगर हम खुद से भी सोचें तो भाई आपके पास आई क्रॉस जे, जब आई और जे को क्रॉस करोगे तो आंसर के की टर्म्स में ही जा रहा होगा हमारे पास, और इन दोनों की टर्म्स मिलके बन जाएंगी ए बी। खैर वो जब हमारी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो हम उस तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट द करेक्ट ऑप्शन द करेक्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वुड बी डूइंग मैट्रिसेस मेथड, कि अगर ये अलग तरीके से भी आ जाए तो आप इजीली सॉल्व करने के काबिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहे हैं जे क्रॉस जे किसके बराबर होगा। अब जरा चेक करते हैं भाई जे क्रॉस जे किसके बराबर होगा। अब लेकिन ये जे है कौन, ये जे आपके पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर्स में से एक एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, एक एक्सिस होती है हमारे पास वाई एक्सिस, और एक एक्सिस होती है कि जो बाहर की तरफ आ रही होती है, स्क्रीन से बाहर की तरफ जा रही होती है, जिसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। अगर मुझे एक्स एक्सिस की पोजीशन बतानी है सिर्फ और सिर्फ, तो एक्स एक्सिस के लिए जो एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज होता है, जो डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, वो कहलाता है आई विद अ कैप। वाई एक्सिस के लिए जो डायरेक्शन वेक्टर हम यूज करते हैं, जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, वो यूज होता है जे विद अ कैप, और जेड एक्सिस के लिए जो यूज होता है वो होता है के विद अ कैप, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूँ जे क्रॉस जे निकालना है सर, तो जे क्रॉस जे कैसे निकालेंगे, जे का मतलब है हमारे पास वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर, तो एक जे इज दिस, ठीक है, एक और जे ले आओ, दूसरा जे हमारे पास ये आ गया, इन दोनों का यूनिट वेक्टर निकालना है, सॉरी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं भाई, जे क्रॉस जे आओ निकालते हैं, जे क्रॉस जे किसके बराबर होगा, ये हमें ऐसे पता चलेगा जब हम फॉर्मूला देखेंगे ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है उनका साइन, और उन दोनों के प्लेन के जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आएगा वो, ठीक है। अब जे क्रॉस जे के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड, देन दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर अगले जे का मैग्नीट्यूड, देन साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सर एंगल कितना है, सर दोनों जे आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है वो होता है आपके पास 0 डिग्री। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 0। अब साइन ऑफ 0 के आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइन ऑफ 0 जो होता है वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर आ जाता है 0 के। तो जे क्रॉस जे हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब आपने याद क्या रखनी इसी तरीके से एक और बात, कि आई क्रॉस आई वो लिखा हुआ, जे क्रॉस जे लिखा हुआ कहीं पे, या के क्रॉस के लिखा हुआ कहीं पे, ये सब के सब हमारे पास किसके बराबर होते हैं 0 के।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कह रहे हैं द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो कि एक वेक्टर आपके पास लेट्स से मैं कह देता हूं ए है और एक वेक्टर मेरे पास है लेट्स से बी। ये ए वेक्टर आ गया, ये बी वेक्टर आ गया। अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है तो जरा देखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकाला जा सकता है। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपने कभी पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारे पास बेस ऑफ पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इनको देखूं इन दोनों वेक्टर्स को ए और बी, तो इन दोनों वेक्टर्स को मैं यूज करते हुए आपके पास एक पैरेललोग्राम तो कंस्ट्रक्ट कर सकता ही हूं। ए के सामने ए का एक फ्री वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, बी के सामने एक बी का फ्री वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, नाउ इट हैज बिकम अ पैरेललोग्राम। तो ए और बी दो वर्टेक्स बन सकते हैं पैरेललोग्राम के। ठीक है, अगर ए और बी दो वर्टेक्स बन सकते हैं पैरेललोग्राम के आपके पास, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बना है एरिया का वो है बेस इनटू हाइट। बेस कौन है इस पैरेललोग्राम की? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बेस जो है वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगी। और हाइट, हाइट अगर हम देखें तो हाइट हम लोग कहां से निकाल सकते हैं? आपके पास हाइट जो है पैरेललोग्राम की वो आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरीके से। पैरेललोग्राम की हाइट इज दिस वन। ठीक है, ये हमारे पास हाइट है। अगर मैं गौर से देखूं तो ये जो हाइट है, अगर किसी भी तरीके से मुझे ये पता लग जाए कि ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, तो ये जो हाइट है ये बी का आपके पास एक तरीके से ऑपोजिट कंपोनेंट भी बन जाता है, जिसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कह सकते हैं। और ये लिख सकते हैं कि ये बराबर है हमारे पास, क्योंकि बी थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है, दैट इज बी साइन थीटा। तो इसका मतलब हाइट किसके बराबर है? बी साइन थीटा के। आओ जरा इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे लेके चलें। अब ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी ऊपर लिखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है बेस इनटू हाइट के, तो यहां से बेस हमारे पास किसके बराबर है? ए का मैग्नीट्यूड। और हाइट किसके बराबर है? बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा जो होता है ये आपके पास ए क्रॉस बी, जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे 19th क्वेश्चन के अंदर जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास जीरो है। ए क्रॉस बी किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। कब? ये सिर्फ कब हो सकता है भाई? ए क्रॉस बी का तो सर फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। ये जीरो के बराबर कब हो सकता है? या तो ए को जीरो होना पड़ेगा, सही है, या तो कंडीशन क्या बने ए जीरो कर दो, या फिर बी को जीरो होना पड़ेगा। आओ जरा ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन कह रहा है पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर। ये तो ऑप्शन ही सारे अलग हो गए हमारे पास। अब और क्या ऑप्शन बचता है? या तो ए जीरो हो जाए या बी जीरो हो जाए। तीसरा ऑप्शन बचता है कि या तो आपके पास साइन थीटा की जो वैल्यू है ये जीरो हो जाए। साइन थीटा की वैल्यू जीरो कहां पे आती है वो निकालने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूं, थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ऑफ जीरो। और अगर आप साइन इनवर्स ऑफ जीरो निकालते हैं तो वो दो एंगल्स पे पॉसिबल है, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, विच मीन्स दैट 0 डिग्री का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, पैरेलल है। ठीक है, और 180 डिग्री का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, जिसका मतलब सिंपली होता है एंटी पैरेलल। तो आपके पास तो सर दो ऑप्शन करेक्ट हो गए यहाँ पे। वो दो ऑप्शन कैसे करेक्ट हो गए भाई? पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है। तो जो आपके पास फाइनल ऑप्शन हो जाएगा वो फाइनल ऑप्शन क्या मार्क हो जाएगा? फिर हमारे पास यहाँ पे डी, बोथ ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है जी।